देखो अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि इस रीजन से इधर उधर मैग्नेटिक फील्ड होती थी, इधर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती थी। अब हमें ऐसा करना है कि एक पर्टिकुलर विड्थ के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस विड्थ के बाहर नहीं है, इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ऐसा मानो कि अगर यहाँ पर कोई भी ये कोई रीज़न नहीं था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड था इन्फानेट रीजन तक। तो ये 90 डिग्री पे आ रहा था, तो 90 डिग्री पे ही जाएगा और ये पार्टिकल क्या करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ पे चलेगा और इसका टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल T/2 हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो रीज़न है, अच्छा जब सेमी सर्कल करेगा तो इसका जो रेडियस आएगा आर, वो कितना आएगा, mv0/qb। तो ऐसे करके सेमी सर्कल करता जाएगा जिसका रेडियस कितना होगा, mv0/qb। अब धीरे धीरे मैं क्या करता हूँ कि इस वाले रीज़न को मैं कम करते हुए जाता हूँ, तो ऐसे करते हुए मैं यहाँ तक ले आया और ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो एग्जैक्टली कितना है, वो है mv0/qb डिस्टेंस तक है। तो हुआ क्या कि जब ये वाला लाइन यहाँ था तो पार्टिकल क्या कर रहा था, इतने रेडियस में सेमी सर्कुलर मोशन कर रहा था। तो अगर इसको अगर बनाई तो ये पार्टिकल ऐसे जाके ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ ये फॉलो कर रहा था। इसका रेडियस कितना था, ये आर था और रेडियस इतना हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो गया, ये सेंटर हो गया, वो उसे डिनोट कर देते हैं। तो पार्टिकल ऐसे जा रहा था और यहाँ से बाहर निकल जा रहा था v0 स्पीड से। तो इसका सेंटर हो गया, ये वाला डिस्टेंस आर, ये वाला डिस्टेंस भी आर और ये वाला डिस्टेंस भी आर हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर डिस्टेंस ही हमें दिया गया है ये वाला। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ में चलेगा। और ये कितना टाइम लेगा, T/2, हाफ टाइम ले लेगा। तो πm/qb ये हमें पता है। अगर मैं ये वाला जो डिस्टेंस है उसको मैं mv0/qb मतलब r से मैं इसको बड़ा कर दूँ तो हमेशा इसका आंसर यही आएगा, सेमी सर्कुलर पाथ होगा, टाइम पीरियड इतना ही होगा। लेकिन अगर इस वाले डिस्टेंस को मैं एग्जैक्ट mv0/qb कर दूँ तो ये जो पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल इस वाली प्लेट को जस्ट टच करके फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर इस वाले डिस्टेंस को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ तो पार्टिकल ऐसे जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, इस रीजन से आगे निकल जाएगा, मतलब सेम साइड से वो एग्जिट नहीं करेगा। तो हमने इसमें दो केसेस बनाए कि व्हेन d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू r, ठीक है, और जिसमें r कितना है, mv0/qb। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और d ग्रेटर देन इक्वल टू mv0/qb। तो उसके लिए तो आंसर यही आ गया। लेकिन अगर केस में ऐसा कर दूं जो डिस्टेंस d है वो रेडियस से मैं छोटा कर दूं कि d इज़ लेस देन r, या फिर d लेस देन r की वैल्यू होती है mv0/qb। तो मैंने d को mv0/qb से छोटा कर दिया। तो जो पार्टिकल है वो सेम साइड से एग्जिट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, दूसरे साइड से एग्जिट करेगा। तो ये इसका नया केस हो जाएगा। तो उसी को हमें पढ़ना है कि उसमें भी निकालना है कितना एंगल डेविएट कर गया, टाइम टेकन टू क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन। कि मतलब ये कितना एंगल, जैसे इस वाले केस में अगर मुझसे पूछा जाए कि इट्स डिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन, की इनिशियल डायरेक्शन ये था, ये यहाँ से एग्जिट कर गया, तो ये कितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव करता है, तो ये 2r डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव कर गया। लेकिन इसमें वो वाला आंसर नहीं आएगा। तो इसमें देखते हैं, देखो हो क्या रहा है कि v0 इधर है, b इधर है, तो v0 क्रॉस b इधर आएगा, तो जो रेडियस होगा वो ऐसे आएगा, तो इसी लाइन के ऊपर रेडियस लाई करेगा और पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे चलते चलते ऐसे घूम जाएगा और इस वाले जो साइड होगा इस साइड से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो पार्टिकल कुछ ऐसा मोशन करेगा कि रहेगा तो अभी भी ये सर्कुलर पाथ ही, लेकिन ये कैसा रहेगा, एक सर्कुलर आर्क बनाएगा और यहाँ पर ये v0 स्पीड से बाहर निकल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना इसने एंगल बनाया, थीटा। तो पार्टिकल ऐसे आया, इसने सर्कुलर आर्क बनाया और सीधा निकल गया। इसका रेडियस कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ होगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, लेट से ये वाला पॉइंट ए हो गया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितना एंगल ये रोटेट कर गया। ठीक है, तीसरा फाइंड आउट करना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ से ही जो पार्टिकल था वो ऐसे सीधा जाने वाला था, ये जो पार्टिकल था वो बिल्कुल ऐसे सीधा जाने वाला था, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ पे
ये परपेंडिकुलर कितना मूव कर गया, ये वाई हम लिख लेते हैं इसको। तो ये पॉइंट ए बोल देंगे, ये वाला पॉइंट सी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट पी, तो पी सी डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो पार्टिकल ऐसे चलते चलते ऐसे चला गया, तो मतलब ये कितना एंगल रोटेट कर गया, ये मान लो थीटा एंगल रोटेट कर गया। तो हम इसको निकालते हैं, देखो ये पॉइंट हो गया ओ, ये हो गया ए, पी सी, इसको चलो हम बोल देते हैं एम, नहीं इसको बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है कि ये एंगल कितना है। तो अगर मैं ओ डी और सी ट्रायंगल में देखूं, इन ट्रायंगल ओ डी सी, तो ओ डी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ओ डी हो गया आर कॉस थीटा, ठीक है। और सी डी हो गया आर साइन थीटा। तो हमें आर तो पता है कि जो आर होगा, वेयर आर इज इक्वल टू एम वी नोट बाय क्यू बी। तो इसकी और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम थीटा एंगल निकाल सकते हैं कि जो सी डी है, एक्चुअली सी डी तो डी डिस्टेंस के बराबर ही है, तो सी डी डी हो गया। तो हमने यहाँ से थीटा एंगल निकाल लिया कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू डी बाई आर, ठीक है। तो एक रिलेशन तो हमने ये याद की, जिसमें आर कितना हो गया, एम वी नोट बाई क्यू बी। तो इसको या तो ऐसे याद कर सकते हो या इसको ऐसे याद कर सकते हो, साइन थीटा विल बी, डी को कितना रख दो, डी तो डी रहेगा, और आर को हम रख सकते हैं एम वी नोट बाई क्यू बी। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला होगा ये तभी वैलिड है, वैलिड व्हेन डी इज़ लेस देन आर। तो डी ग्रेटर दैन आर के लिए वैलिड नहीं है, डी इज़ लेस देन इक्वल टू आर के लिए वैलिड है, तो ठीक है, तभी इसको यूज़ करना है। तो हमें ये तो पता चल गया कि कितना एंगल ये डेविएट कर जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, थीटा एंगल निकाल लेंगे डी बाई आर से, जिसमें आर क्या होता है, एम वी नोट बाई क्यू बी। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन टू क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा रोटेटेड विल बी ओमेगा इंटू टी। तो ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ ही कर रहा है। तो जो इसका पाथ है वो क्या है, सर्कुलर ही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है। तो ये सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, जिसमें जो इसका ओमेगा होगा वो होगा बी क्यू बाई एम, और विच इज़ कांस्टेंट। तो थीटा रोटेटेड विल बी ओमेगा इंटू टी। तो थीटा रोटेटेड यहाँ से हम निकालेंगे थीटा से, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये थीटा है, ओमेगा हो जाएगा बी क्यू बाई एम, ये हो जाएगा टी। तो जो टाइम आया, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी, टाइम टेकन टू क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी क्यू बाई एम इंटू थीटा। तो इससे हमें टाइम पता चल जाएगा, और जो थीटा है, थीटा को रखेंगे रेडियन के अंदर। इसमें जो तीसरी बात है, हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब सी से लेकर पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो ओ ए है, तो ओ ए तो हो गया आर, ठीक है, और ओ डी कितना हो गया, आर कोस थीटा। तो हमें फाइंड आउट करना है, ए डी फाइंड आउट कर लो या सी पी फाइंड आउट कर लो। तो चलो ए डी फाइंड आउट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन। ए डी विल बी ओ ए माइनस ओ डी। तो ये हो जाएगा, ओ ए हो गया आर माइनस आर कोस थीटा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ए डी कितना आ गया है, आर वन माइनस कॉस थीटा। तो जैसे ही हम थीटा निकाल लेते हैं, डी बाई आर करके जैसे ही थीटा निकाल लेते हैं, तो हमें टाइम भी पता चल जाता है और परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन भी पता चल जाता है। परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन, तो हमें ये पता चल जाता है कि कितने एंगल पे वो बाहर निकलेगा, कितने डिस्टेंस ऊपर जाके बाहर निकलेगा, और कितना एंगल वो या कितना टाइम वो लगाएगा इस वाले रीजन के अंदर। लेकिन ये जब ही वैलिड है जब डी किस में हो, डी इज़ स्मॉलर देन आर और डी इज़ स्मॉलर देन एम वी नोट बाय क्यू बी। इसमें देखो एक स्पेशल केस भी बनता है कि व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल, कि अगर मान लो ऐसा केस आ जाए कि जो डी है, डी इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन आर, कि मतलब डी का डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाए, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं डी इज़ वेरी वेरी लेस देन आर,
ये केस आ जाए तो अगर डी बहुत ही छोटा होगा आर के कंपैरिजन में तो थीटा कितना आएगा, बहुत छोटा आएगा। तो हम देखो कॉस थीटा को लिख सकते हैं, देखो कि अगर हम इसको ऐसे लिखें ए डी विल बी आर, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर थीटा बहुत छोटा है, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं थीटा। तो साइन थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, थीटा बाई 2। तो इससे जो ए डी निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा, 2r, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर मतलब थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर कि जब थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाई आर व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो मैं थीटा को क्या लिख सकता हूँ, डी बाई आर लिख सकता हूँ। तो इससे जो ए डी निकल के आ जाएगा, तो ए डी इससे निकल के आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो कि ए डी विल बी ए डी 2r इंटू थीटा की जगह लिख सकते हैं डी बाई आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये ए डी के जो फॉर्मूला आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया डी स्क्वायर बाई, जो ए डी का फॉर्मूला आया ये आया डी स्क्वायर बाई 2r। लेकिन ये कब यूज़ करना है, व्हेन डी इज़ वेरी 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 स्मॉलर देन आर। देखो ओवरऑल क्या हुआ कि अगर हम जनरल बात करें तो साइन थीटा कितना आएगा, डी बाई आर आएगा, जिसमें आर की वैल्यू होती है एम वी नोट बाई क्यू बी। तो जैसे जैसे जो डी और आर कंपेरेबल होंगे तो उससे एक अच्छा खासा एंगल निकल के आएगा, ठीक है। तो हमने थीटा निकाल लिया, थीटा से हमने टाइम निकाल लिया, टाइम से हमने परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन निकाल लिया आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका जो स्पेशल केस है वो क्या है कि जब डी की वैल्यू आर से बहुत बहुत छोटी हो जाए तो थीटा बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, और जबकि साइन थीटा कितना होता है, डी बाई आर होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डी बाई आर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा को हमने लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 को हमने किससे रिप्लेस किया, थीटा बाई 2 से, ये कर दिया। और थीटा को कितना लिख दिया हमने, डी बाई 2r। तो ओवरऑल जो ए डी आ गया वो कितना आ गया, डी स्क्वायर बाई 2r। ये तब यूज़ करना है जब डी इज़ वेरी वेरी लेस देन आर हो, और ये तब यूज़ करना है, ये हमेशा यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन है, एक पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इन रीजन हैविंग परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड b, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन एंड टाइम स्पेंड बाय पार्टिकल एज इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इफ़ विड्थ ऑफ द रीजन इज़। अलग अलग केसेस हमने लिए हैं इसमें कि ये जो चीज़ है कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस अलग अलग दिया गया है। पार्टिकल का मास m है, चार्ज q और जो वेलोसिटी है वो v नॉट है। तो इसमें चलो देखते हैं कि पहला केस अगर हम देखें कि अगर ये जो पार्टिकल है ये बी के परपेंडिकुलर चलेगा तो जो इसका रेडियस आएगा, रेडियस कितना आएगा, एम वी नोट बाय क्यू बी, ये इसका रेडियस आएगा। तो ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस दे रखा है कि जो डिस्टेंस होना चाहिए वो एम वी नोट बाई 2 क्यू बी, मतलब जो डी है ये वो वाला केस है कि डी इज़ लेस देन आर। इसका मतलब पार्टिकल सेम साइड से नहीं जाएगा, दूसरे साइड से एग्जिट करेगा। तो अगर ये पार्टिकल कुछ ऐसे है तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड का रीज़न हो गया। ये पार्टिकल ऐसे आएगा वी नोट स्पीड से और ऐसे आर्क बनाते हुए चले जाएगा और ऐसे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन, हमें ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है। और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है देखो ये इसका हो गया रेडियस आर, ये हो गया इसका सेंटर ओ। तो देखो ये एंगल अगर थीटा है ये हो जाएगा 90, तो ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो ये और ये एंगल सेम होते हैं, ठीक है। तो ये चाहे ये एंगल निकाल लो चाहे ये वाला एंगल निकाल लो, एक ही बात है। तो इस वाले एंगल के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन थीटा विल बी डी बाई आर। डी कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है इस केस में आर बाई टू, ठीक है। ये हो गया आर, तो ये आर बाई टू दिया हुआ है। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा विल बी आर बाई टू डिवाइड बाई आर विच इज़ हाफ। तो साइन थीटा हाफ आ गया, मतलब थीटा एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया 30 डिग्री। इतना एंगल तो ये डेविएट कर जाता है। दूसरा इसके अंदर हमें निकालना है इसका टाइम। तो टाइम हम कैसे लिख सकते हैं कि जो थीटा रोटेटेड है वो भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा रोटेटेड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। थीटा रोटेटेड हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 3 रेडियन। तो पाई बाई 3 इज इक्वल टू बी क्यू बाई एम इंटू टी। तो टाइम कितना आ गया पाई एम बाई 3 बी क्यू। इतना टाइम इस वाले रीजन में रहेगा और ये 30 डिग्री एंगल पे ये डेविएट कर जाएगा। जो इसका सेकंड केस है वो क्या है कि जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, एम वी नोट बाई क्यू भी दिया हुआ है। तो जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली आर के बराबर है, कि जो डिस्टेंस डी दिया हुआ वो एग्जैक्ट आर के बराबर है। तो इसमें हम लिखें कि साइन थीटा कितना हो जाएगा डी बाई आर, मतलब आर बाई आर मतलब 1। तो थीटा हो गया 90 डिग्री। मतलब पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा था तो जब ये इस वाले रीजन से बाहर निकलेगा तो पार्टिकल 90 डिग्री पे जाएगा। तो मतलब ये इनिशियल डायरेक्शन से 90 डिग्री पे ऐसे रोटेट कर जाएगा। तो ओवरऑल अगर इसमें देखें तो पार्टिकल ऐसे आके पार्टिकल ऐसे आ रहा था और ये ऐसे जाएगा, यहाँ से बिल्कुल ऐसे बाहर आ जाएगा। तो जो इसका एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका ये पॉइंट हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा आर और ये भी हो जाएगा आर। तो इस केस में अगर मैं टाइम निकालूं तो थीटा रोटेटेड इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा रोटेट हो गया 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू बी क्यू बाई एम इंटू टी। एक्चुअली ये बिल्कुल ऐसे जाके बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। तो या तो इसको ऐसा बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा घूम जाएगा, ठीक है। तो ये अगर ऐसे जाके या तो बिल्कुल ऐसे सीधा चल जाएगा, या अगर ये हल्का सा अंदर हुआ तो ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ में चलेगा। तो जो टाइम इसमें आ जाएगा, टाइम ये आ जाएगा पाई एम बाई 2 क्यू बी। देखो जो इसका जो थर्ड केस है वो क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन हो जाएगा। तो पार्टिकल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 एम वी बाई क्यू बी। तो डिस्टेंस गिवन है 2r। तो डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन r। तो पार्टिकल क्या करेगा कि ऐसे आएगा, पूरा सेमी सर्कुलर चलेगा और सेम साइड से बाहर निकल जाएगा। तो पार्टिकल ऐसे आएगा, ऐसे सेमी सर्कुलर चलेगा और बाहर निकल जाएगा। तो इस केस में ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा r हो जाएगा, इसका रेडियस r हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले से भी करता तो अगर इसके अंदर वैसे अगर टाइम निकालो तो टाइम कितना आएगा t बाई 2। तो टाइम कितना आ जाएगा पाई एम बाई क्यू बी। और एंगल रोटेशन की अगर हमसे पूछे कि कितना एंगल डेविएट कर गया, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। देखो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन से मेज़र किया जाता है कि पहले पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फिर पार्टिकल ऐसे घूम के ऐसे चला गया। तो पार्टिकल ने क्या किया कि 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन किया है, कि मतलब ऐसे जाके बिल्कुल ऐसे वापस आ गया। तो पहले ऐसे जा रहा था फिर ऐसे वापस आया, तो पार्टिकल ने कितना डिफ्लेक्ट किया 180 डिग्री। तो इसको हमें लिखना चाहिए 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू पाई। तो जो थीटा रोटेटेड है उससे भी लिख सकते हो कि जो थीटा रोटेट कितना कर जाएगा, ये पाई रेडियन रोटेट कर जाएगा। और कितना टाइम लगाएगा ये पाई एम बाई क्यू बी।
अगर इसको फॉर्मूले से भी करते कि लेट से अगर मैं साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करता तो साइन थीटा विल बी डी बाई आर, डी कितना हो गया 2r डिवाइड बाई आर, तो ये कितना हो गया 2, मतलब जो साइन थीटा आ गया वो कितना आ गया 2 आ गया। साइन थीटा 1 से बड़ा हो नहीं सकता, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, कि अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब जो पार्टिकल है वो जैसे हमने सोचा था दूसरे साइड से बाहर निकलेगा, वो दूसरे साइड से बाहर नहीं जाएगा, वो सेम साइड से बाहर चल जाएगा। अगर 90 डिग्री पे आएगा तो 90 डिग्री पे बाहर जाएगा, सेमी सर्कुलर बनाएगा और वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा। तो हमने देखो दोनों हमने वैरायटी किया है कि सेम साइड से अगर बाहर निकलेगा तो क्या करना है, और अगर दूसरे साइड से बाहर जाएगा तो वो एंगल ऑफ डेविएशन, टाइम और परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन ये पूछ सकता है। देखो इसमें क्या क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ऑफ बुलेट हैविंग ए चार्ज 4 माइक्रोकूलम इज फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 270 मीटर पर सेकेंड इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 500 माइक्रो टेस्ला एग्जिस्ट इन स्पेस। ठीक है, और फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ बुलेट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एज इट ट्रेवल्स टू 100 मीटर डिस्टेंस। तो 100 मीटर विड्थ पे ये ट्रैवल करती है, तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो मोशन होगा सर्कुलर। फिर हमें ये चेक करना है कि वो सेम साइड से बाहर निकल जाएगा कि दूसरे साइड से बाहर निकलेगा। कि सेम साइड दूसरे साइड से कैसे पता चलेगा, हमें ये पता लगाना है कि जो डिस्टेंस है डी है वो आर से बड़ा है कि छोटा है। तो पहले इसके अंदर डेटा हम लिखते हैं कि जो मास है वो कितना है 10 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करो 10⁻⁻2 kg। ठीक है, उसके बाद जो चार्ज है क्यू वो है 4 माइक्रो कूलम, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। जो स्पीड है वो आ गई 270 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड बी है 500 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। और जो डिस्टेंस है डी वो कितना है 100 मीटर। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि डी आर से बड़ा है कि छोटा है। पहले इसमें आर निकाल लेते हैं। आर हम कैसे लिखते हैं, एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 270 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू बी 5 इंटू 10⁻⁻4। तो इससे जो आर निकल के आया वो आर कितना आ गया 13.5 इंटू 10⁸ मीटर। तो क्लियरली जो डी है वो आर से छोटा है। तो हमें ये पता चला कि डी अगर आर से छोटा है तो फॉर्मूले कौन से यूज़ होंगे, फॉर्मूले यूज़ होंगे साइन थीटा विल बी डी बाई आर। ठीक है, चलो इसको यहाँ लिखते हैं कि डी अगर आर से छोटा है तो हमें पता चलता है कि जो फॉर्मूला यूज़ हमें करना है साइन थीटा कितना यूज़ करना है डी बाई आर। ठीक है, तो इससे थीटा हम निकाल लेंगे। उसके बाद ऐसा केस आता है कि जो परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन होता है, परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन, उसको हम दो केसेस में करते थे। तो परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन हम लिखते थे, जो हमने वहाँ पे ए डी निकाला था वो निकाला था आर 1 माइनस कॉस थीटा, या तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हो या ए डी को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा इज़ 1 माइनस कॉस थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम ए डी को ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 2r साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो चाहे ये यूज़ कर लो चाहे ये यूज़ कर लो। अब इसमें जो केस आता था, केस क्या है, इफ़ डी इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, या फिर थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो इसमें जो ए डी हम लिखते थे, ए डी वो कितना लिखते थे, इसको अब किससे रिप्लेस कर सकते थे थीटा बाई 2 से, फिर थीटा को बोल सकते थे डी बाई आर। तो ये फॉर्मूला आ जाता था डी स्क्वायर बाई 2r। तो ओवरऑल कहानी ये है कि डी अगर लेस देन आर है तो हम ए डी ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसमें भी थीटा बहुत छोटा हो जाए या डी आर से बहुत बहुत छोटा हो जाए तो ए डी हम ऐसे लिखते हैं।
तो इस केस में चलो हम निकालते हैं कि हमने डी लिख लिया और आर लिख लिया। तो इस केस में अगर हम देखें कि जो डी है, ठीक है, जो हमें पता चला फ्रॉम डेटा, डेटा से पता चला कि जो डी है वो 100 मीटर है, आर जो आएगा 10⁸ मीटर में आ रहा है, तो डी इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। तो परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन ए डी विल बी d²/2r। डी कितना हो गया 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 13.5 इंटू 10⁸। तो इससे जो हमारा ए डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आया वो आ गया 3.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो हमें देखो एक्चुअली ऐसे ही चेक करना चाहिए कि सबसे पहले हमें डेटा से ये चेक करना चाहिए कि जो डी है, पहले ये चेक करना चाहिए कि रेडियस कितना है, फिर ये चेक करना चाहिए कि वो डी आर से छोटा है कि बड़ा है, कि अगर आर से डी जो डिस्टेंस है वो आर से बड़ा होगा तो ये सेमी सर्कल करके निकल जाएगा, सेम साइड से निकल जाएगा। अगर डी आर से छोटा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इसके हमारे पास जो केसेस बनते हैं वो क्या है कि थीटा तो ये बन गया, और जो परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन है उसको या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। अगर इसमें भी डी की वैल्यू आर से बहुत बहुत छोटी हो जाए तो ए डी का फॉर्मूला हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा ने हमें ये बताया कि डी इज़ वेरी वेरी लेस देन आर था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके परपेंडिकुलर डेविएशन लिखा लिया। जो चीज़ हमने पढ़ी कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम किसी भी चार्ज को फेंकें तो वो सर्कुलर पाथ में चलता है। तो उसका हम यूज़ क्या करते हैं कि देखो कि जैसे मान लो हमारे पास कुछ आइसोटोप्स हैं, कि आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप में सबका चार्ज सेम होता है और लेकिन सबका मास अलग अलग होता है। तो मैंने मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक एलिमेंट के 2 आइसोटोप है, जिसका एक का मास m1 है और एक का मास m2 है। अगर मुझे इनको सेपरेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, सबको इक्वल पोटेंशियल से मैं एक्सलेट करता हूँ, तो सब इक्वल वेलोसिटी लेके आएंगे, मतलब सबकी इक्वल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, सबका चार्ज सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। तो उन वाले चार्ज पार्टिकल को, आइसोटोप्स को परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम पास करते हैं। तो ये क्या करेगा कि अगर वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर है, ये वी नॉट इज परपेंडिकुलर टू बी, तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, सही बात है। और जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू इंटू बी। अब देखो सबका जो वेलोसिटी है वो सेम है, वी नॉट, चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो जो रेडियस है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिसका मास ज़्यादा होगा, जिस भी आइसोटोप का मास ज़्यादा होगा तो उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली यही करते हैं कि ये जो इसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज टू सेपरेट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हैव सेम चार्ज बट डिफरेंट मास। अलग अलग मास होने की वजह से क्या करते हैं, वो अलग अलग रेडियाई में घूमते हैं। तो जो अलग अलग रेडियाई में घूमेंगे तो दोनों हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लेट्स से कि इस पर्टिकुलर केस में मैं बोल देता हूँ कि m2 का मास m1 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो रेडियस आएगा r2, जो m2 मास जो रेडियस एक्वायर करेगा वो किससे बड़ा होगा, r1 से बड़ा होगा। तो जैसे मान लो कि जो m2 है वो ग्रीन से शो हो रखा है, तो जो m2 है वो क्या करेगा कि परपेंडिकुलर पे आएगा और परपेंडिकुलर पे ही चले जाएगा। तो ये कुछ ऐसे आएंगे। ठीक है, तो ये जो m2 वाला मास है वो ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे m2 निकल जाएगा। और जो m1 मास है वो m1 कम है तो वो छोटा रेडियस बनाएगा, तो m1 जो होगा वो ऐसे निकल जाएगा कि ठीक है, ये जो रेडियस बनेगा ये ऐसे बनेगा। तो ये जो होगा m2 होगा, सॉरी m1 होगा, तो m1 यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। मतलब पहले एंट्री करने से पहले m1 m2 सब मिक्स थे, लेकिन एग्जिट करने के बाद m2 कहीं और से बाहर आएगा और m1 कहीं और से बाहर आएगा। तो मतलब हमने m1 और m2 दोनों एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अलग अलग मास होने की वजह से रेडियस कैसा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, तो हम उसको सेपरेट कर पाते हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि सिंस r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो r2 बाय r1 इज इक्वल टू m2 बाय m1। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई ठीक है कि m1 को निकालने के लिए कितना रेडियस बनाएगा, तो वहाँ पे जाके हम इसको विंडो बना देते हैं। m2 निकालने के लिए m2 की जगह पे विंडो बना देंगे और वहाँ से पार्टिकल्स अलग अलग होते जाते हैं। इसमें देखो डिपेंड करता है कि
ये जो भी चीज़ दे रखी है कि आइसोटोप्स हैं उनको इक्वल वेलोसिटी दी गई है, या क्या उसमें चीज़ें सेम है कि वेलोसिटी के हिसाब से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, या काइनेटिक एनर्जी में, मोमेंटम में, कि जो रेडियस है हमने पढ़ा था इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, वेलोसिटी में, मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी में और एक्सलेटिंग पोटेंशियल में। तो जो दिया गया है ये वेलोसिटी है वी नॉट। तो जैसे जिस टाइप से हमसे जो पैरामीटर दिया जाएगा रेडियस उसी के हिसाब से निकालेंगे। जैसे इस वाले में वेलोसिटी दिया गया था तो हमने बोल दिया कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अगर फॉर्मेट अलग दिया होगा तो रेडियस उसी के हिसाब से निकालेंगे। जैसे इसके लिए क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें क्या बोला गया है कि एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, और दो पार्टिकल है, एक का मास m1 और एक का मास m2, और दोनों का जो चार्ज है वो सेम है, इक्वली चार्ज पार्टिकल है, और सबको क्या किया, सेम पोटेंशियल से हमने एक्सलेट किया है। तो जैसे ही पार्टिकल इधर आएंगे, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो सर्कुलर मोशन करेंगे, 90 डिग्री पे आएंगे, 90 डिग्री पे चल जाएंगे, तो सेमी सर्कुलर करते हुए ये बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें क्या गिवन है कि जो भी पार्टिकल है एक तो x को हिट करता है और एक पार्टिकल y को हिट करता है। तो एक पार्टिकल जैसे m2 वाला पार्टिकल है, तो m2 वाला पार्टिकल का मास ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा इसका मास है तो ये बड़ा रेडियस लेके आएगा। तो ठीक है, बड़े रेडियस में घूमेगा, तो जो m2 है वो y को हिट कर रहा है, तो ठीक है, तो चलो m2 बनाते हैं, ठीक है। तो ये m2 वाला पार्टिकल है, ये y को हिट कर जाएगा और m2 ऐसे यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। और जो m1 है वो छोटा रेडियस बनाएगा, तो m1 यहाँ से बाहर निकलेगा, m1, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि m1 और m2 का रेडियस क्या है, m1 m2 का रेशियो क्या है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो इसमें सबसे पहले हमें रेडियस की ही बात करनी है कि ठीक है, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा वो, जिसका मास ज़्यादा होगा वो रेडियस ज़्यादा बनाएगा। अब इसमें जो रेडियस है वो वेलोसिटी के ऊपर नहीं दे रखा, वो दिया हुआ है कि पोटेंशियल से हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस जो है पोटेंशियल के साथ इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था √2m/q_v एक्सिलरेटिंग, ठीक है, डिवाइड बाय QB। तो अगर इसमें देखें जो रेडियस है वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कि रेडियस m के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इसमें ऐसे लिखें कि दिस एम्पलीफाइज m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², तो m2/m1 विल बी r2/r1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब जब ये बातें हम करेंगे तो हमें R2 और R1 लिखना है। तो अगर हम देखें यहाँ से कि M1 वाला ये R1 लेके आएगा, तो ये इसका जो डायमीटर है वो कितना हो गया, A हो गया। तो जो R1 है वो कितना हो जाएगा, A/2, और R2 कितना हो जाएगा, ये इसका पूरा डायमीटर हो गया A+B, तो A+B का हाफ हो जाएगा R2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R2 को हम लिखा A+B/2 डिवाइड बाय इसका होल स्क्वायर, डिवाइड बाय R1 को लिखा A का हाफ, तो A/2 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो m2/m1 है वो कितना हो गया, A+B का होल स्क्वायर डिवाइड बाय A²। तो हमें हमेशा ये नहीं बोलना चाहिए कि जो रेडियस है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कब होगा, व्हेन particles have same velocity। तो अगर वेलोसिटी के ऊपर होगा तो r हमें वेलोसिटी के हिसाब से निकालना है। अगर पोटेंशियल के ऊपर बात आएगी तो r हमें पोटेंशियल के हिसाब से निकालना है। तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी में भी पूछ सकते हैं, मोमेंटम में भी पूछ सकते थे। तो ये था पूरी कहानी मास स्पेक्ट्रोमीटर में, कि हमें ये वाला जो केस होता है कि जब भी इक्वल मासेस वाले पार्टिकल को हमें सेपरेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, सभी पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराते हैं। तो जो बड़ा मास होगा, जो ज़्यादा मास होगा वो बड़े रेडियस में घूमेगा, छोटा मास छोटे रेडियस में घूमेगा। तो सबके रेडियस अलग अलग होने की वजह से सारे मासेस अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये उस मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करके हमने क्या किया, आइसोटोप्स को अलग अलग कर लिया।